Malaysia Airlines Flight 370. एक ही साल Good evening. There's still no trace of Malaysia Airlines Flight 370, which went missing yesterday morning with 239 people on board. एक ही एयरलाइन Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. दो सबसे बड़े बोइंग 777 का हमेशा के लिए खत्म हो जाना, क्या ये वाकई एक बुरा इत्तेफाक था? इंटरनेट पर MS-370 को लेकर हजारों अधूरी वीडियोस हैं, लेकिन आज तक पूरी YouTube हिस्ट्री में इस केस से जुड़ी सारी मेजर हाइपोथेसिस को एक ही वीडियो में किसी ने भी कंपेयर नहीं किया है। चाहे वो कॉर्पोरेट माइक्रोचिप पेटेंट्स हो या फिर डेंजरस रशियन प्लेन स्वैप प्लॉट्स। अगले कुछ मिनटों में हम हर एक ऑब्सक्योर थ्योरी का लॉजिकल पोस्टमार्टम करेंगे। 8 मार्च 2014 रात के 1:19 मलेशिया एयरलाइंस की MS-370 फ्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग की तरफ उड़ रही थी। कॉकपिट से आखिरी बार कैप्टन जहीर अहमद शाह की कामली आवाज आती है, गुड नाइट मलेशियन 370। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2 मिनट बाद ये प्लेन एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल बन गया। फ्लाइट का ट्रांसपॉन्डर स्विच ऑफ कर दिया गया और MS-370 हमेशा के लिए रडार से गायब हो गई। नो डिस्ट्रेस सिग्नल, नो इमरजेंसी कॉल, 239 लोग हवा में ही गायब हो गए। हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, एडवांस्ड अंडर वाटर ड्रोन्स लगाए गए, यहां तक कि हाल ही में नए सर्च ऑपरेशंस के बाद भी समुंदर ने अपना राज नहीं उगला। एक 200 टन का बोइंग 777 हवा में कैसे गायब हो सकता है? आज हम इस वीडियो में बिना किसी बायस के हर एक थ्योरी और उसके पीछे के फैक्चुअल डेटा को ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करेंगे। पहले समझते हैं एग्जैक्ट टाइमलाइन को। प्लेन ने एग्जैक्टली 12:42 AM पर टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर नहीं पहुंचा। ये एक ऐसा मोमेंट था जब मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उस प्लेन को वियतनाम को हैंड ओवर करना था। इसे एविएशन में डेड जोन कहा जाता है, जहां पर एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर पर शिफ्ट होते वक्त कुछ सेकंड्स का गैप होता है। और ठीक इसी डेड जोन का फायदा उठाकर किसी ने ट्रांसपॉन्डर ऑफ किया और प्लेन को शार्प लेफ्ट टर्न दे दिया। मिलिट्री रेडार के डेटा से पता चला कि प्लेन वापस मलेशिया के ऊपर से गुजरा था। पेनांग आइलैंड के पास से मुड़कर अंडमान सी की तरफ निकल गया। इसके बाद सिविलियन और मिलिट्री रेडार की रेंज खत्म हो गई, लेकिन इनमारसाट सैटेलाइट के बैकग्राउंड यूनिट्स चल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि जब ट्रांसपॉन्डर बंद था तो सैटेलाइट ने प्लेन से कांटेक्ट कैसे किया? दरअसल बोइंग 777 में एक ऑनबोर्ड सिस्टम होता है जिसे सैटेलाइट डेटा यूनिट या SDU भी कहते हैं। ये सिस्टम सैटेलाइट के जरिए ग्राउंड क्रू को प्लेन के डेटा और परफॉर्मेंस अपडेट्स भेजता है। MS-370 का ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद SDU सिस्टम की भी पावर सप्लाई थोड़ी देर के लिए कट हो गई थी, लेकिन जहां से प्लेन ने यू टर्न लिया वहीं पर SDU सिस्टम दोबारा से ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया। इसे एविएशन की भाषा में हम एक लॉगन रिक्वेस्ट कहते हैं। ये ठीक वैसा ही था जैसे आपका फोन फ्लाइट मोड से हटने के बाद नेटवर्क ढूंढने के लिए एक पिंग रिक्वेस्ट करता है। अगले 6 घंटे तक हर एक घंटा इनमारसाट सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन से एक सिग्नल भेजती रही, जिसे पिंग या हैंडशेक कहा जाता है। सैटेलाइट हर घंटे प्लेन से पूछती थी, क्या आप अभी भी नेटवर्क में हो? और प्लेन का सिस्टम बिना कोई लोकेशन भेजे एक कंफर्मेशन मैसेज भेज देता था, हाँ मैं अभी भी नेटवर्क में हूँ। इनमारसाट के साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट ने एक सिंगल पिंग पर काफी महीनों तक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए। उन्होंने 2 चीजें मेजर करी, एक BTO यानी बर्स्ट टाइम ऑफसेट और दूसरा BFO यानी बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट। PTO से ये पता चला कि सिग्नल आने में कितना टाइम लगा, ताकि सैटेलाइट और प्लेन के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सके। और BFO की कैलकुलेशन ने ये बताया कि सैटेलाइट से प्लेन दूर जा रहा था या उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इन्वेस्टिगेटर्स ने समुंदर के ऊपर एक आखिरी दायरा बनाया, जिसे हम एविएशन इंडस्ट्री में 7th आर्क के नाम से जानते हैं। तो अगर प्लेन अगले 6 घंटे तक उड़ता रहा तो उसके अंदर क्या चल रहा था? यहाँ से शुरू होती है हमारी पहली मेजर हाइपोथेसिस, जिसका नाम है द घोस्ट फ्लाइट थ्योरी। इसके मुताबिक प्लेन में कोई साजिश नहीं हुई थी, एक बुरा एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही प्लेन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल बदलने की कोशिश की, शायद कॉकपिट में किसी इलेक्ट्रिकल मालफंक्शन या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए और पायलट ने नियरेस्ट एयरपोर्ट मुड़ने की कोशिश की, और इसलिए मिलिट्री रेडार पर वो शार्प यू टर्न दिखा। लेकिन कॉकपिट में धुआं भरने या ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से दोनों पायलट बेहोश
यानी हाइपोक्सिया का शिकार हो गए। इसके बाद प्लेन एक घोस्ट फ्लाइट बन गया, जिसका मतलब प्लेन में कोई भी होश में नहीं था और प्लेन तब तक सीधा उड़ता रहा जब तक उसका पूरा फ्यूल खत्म नहीं हो गया। ये एक्सीडेंट वाली थ्योरी सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स और डेटाबेस एनालिस्ट इस पर पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल फायर थी तो सारे कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक उसी समय डेड जोन में ही क्यों बंद हुए और प्लेन बिना किसी पायलट इनपुट के अगले 6 घंटे तक सेम एल्टीट्यूड पर कैसे उड़ता रहा। और इसी सवाल ने जन्म दिया सबसे चिलिंग थ्योरी को, द रॉग पायलट थ्योरी, यानी कि खुद कैप्टन जहीरी शाह ने इस प्लेन का कंट्रोल लिया था। और इस थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत FBI को तब मिला जब उन्होंने कैप्टन के घर पर उनका पर्सनल फ्लाइट सिमुलेटर चेक किया। उन्हें पता चला कि प्लेन गायब होने से कुछ हफ्तों पहले कैप्टन ने सिमुलेटर पर एक सीक्रेट रूट प्रैक्टिस किया था। ये एक ऐसा फ्लाइट रूट था जो सदर्न इंडियन ओशियन में जाकर खत्म होता था और ये काफी हद तक वही रास्ता था जो MH370 ने लिया था। हाइपोथेसिस मेकर्स का मानना है कि कैप्टन ने कैबिन को डीकंप्रेस कर दिया था, जिससे सारे ऑक्सीजन मास्क गिर गए थे और अगले 15 से 20 मिनट में सारे पैसेंजर्स बेहोश हो गए थे ताकि उन्हें कोई रोक ना सके। लेकिन अगर कैप्टन ने ये जानबूझकर किया था तो उनका मोटिव क्या था? थ्योरिस्ट और उनकी लाइफ को स्टडी करने वाले एनालिस्ट ने इसके पीछे 3 बड़े स्पेकुलेशंस दिए। पहला अंदाजा था उनकी पर्सनल लाइफ और उनके मैरिटल इश्यूज का। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि उनकी वाइफ से डिवोर्स होने वाला था और इसी वजह से वो एक सीवियर डिप्रेशन में थे। दूसरा सबसे बड़ा मोटिव बताया गया उनका पॉलिटिकल कनेक्शन। कैप्टन जहीरी एक ऑपोजिशन पार्टी के बहुत बड़े एक्टिव सपोर्टर थे। फ्लाइट से ठीक एक दिन पहले उस पार्टी के लीडर के खिलाफ एक कंट्रोवर्शियल फैसला आया था। थ्योरिस्ट का मानना है कि कैप्टन गुस्से में थे और उन्होंने प्लेन के साथ ऐसा कर गवर्नमेंट के खिलाफ एक डेडली प्रोटेस्ट किया। तीसरा रीजन बताया जाता है उनका क्लिनिकल नार्सिसिज्म। कुछ साइकोलॉजिकल एनालिस्ट के मुताबिक वो ये मानते हैं कि कैप्टन एक ऐसा परफेक्ट क्राइम करना चाहते थे जिसे एविएशन इंडस्ट्री में कोई भी सॉल्व ना कर सके और वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। लेकिन उनके परिवार वालों और उनके साथ उड़ने वाले पायलट्स ने इन सारे दावों को हमेशा खारिज किया। उनके मुताबिक कैप्टन एक बहुत खुशमिजाज और एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। लेकिन इस रॉक पायलट थ्योरी को सबसे बड़ा वेट तब मिला जब 2015 में रीयूनियन आइलैंड पर MH370 के विंग का एक हिस्सा मिला, जिसे हम फ्लैपरॉन भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इस फ्लैपरॉन की डैमेज एनालिसिस की तो एक बहुत बड़ा और शॉकिंग कंक्लूजन निकला। एविएशन साइंस के मुताबिक अगर किसी प्लेन में फ्यूल खत्म हो जाए और पायलट भी होश में ना हो तो वो प्लेन एक अनकंट्रोल्ड डेथ डाइव में चला जाता है, यानी वो लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी से टकराएगा और उसके हजारों छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन जो विंग का टुकड़ा मिला वो काफी हद तक सही सलामत यानी इंटैक्ट था। इस फ्लैपरॉन के आगे का हिस्सा सेफ था, लेकिन पीछे के हिस्से में कुछ अजीब तरीके के कट्स थे। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ऐसी डैमेज तभी हो सकती है जब विंग का ये हिस्सा नीचे की तरफ खुला हुआ यानी डिप्लॉयड हो। फ्लैपरॉन का काम प्लेन की स्पीड को स्लो करना होता है ताकि लैंडिंग स्मूथ हो सके। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि किसी भी बोइंग 777 का फ्लैपरॉन खुद कभी नीचे डिप्लॉय नहीं हो सकता। इसे नीचे करने के लिए कॉकपिट के अंदर बैठे हुए पायलट को मैनुअली लीवर खींचना पड़ता है। अगर प्लेन सिर्फ ऑटो पायलट पर फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हुआ होता तो फ्लैपरॉन कभी भी डिप्लॉय नहीं होता और अपनी ही पोजीशन पर लॉक रहता। लेकिन इसका पानी से टकराते वक्त खुला हुआ होना एक ही बात पर इशारा करता है कि प्लेन में आखिरी वक्त तक कोई पायलट इसे कंट्रोल कर रहा था और वो प्लेन को क्रैश नहीं करना चाहता था, वो प्लेन को स्मूथली लैंड कराने की कोशिश कर रहा था ताकि प्लेन के बड़े टुकड़े ना हो, मलबा पानी पर ना तैरे और पूरा का पूरा प्लेन समुंदर के अंदर डूब जाए। लेकिन बिना ब्लैक बॉक्स के आज भी उनका ये प्लान एक अनसेड मिस्ट्री है। जैसे जैसे वक्त बीता इंटरनेट पर कॉर्पोरेट वॉरफेयर और हाईटेक हाईजैकिंग की स्पेकुलेशंस भी शुरू हो गई। कुछ टेक एंथुसियास्ट का मानना है कि MH370 को फिजिकल कॉकपिट से नहीं बल्कि रिमोटली किसी साइबर हैकिंग के जरिए कमांड दी गई थी। पर इसके पीछे का मोटिव क्या था? फ्लाइट MH370 के अंदर फ्री स्केल सेमीकंडक्टर कंपनी के 20 हाई प्रोफाइल टेक एम्प्लॉइज बैठे थे जो एडवांस्ड माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। ऑनलाइन फोरम्स पर एक वाइल्ड थ्योरी चली कि इनमें से 4 इन्वेंटर्स के पास एक बड़े सेमीकंडक्टर के पेटेंट्स राइट्स भी थे और उनके मरते ही उस पेटेंट का ओनरशिप बिलियनियर जेकब रॉथस्चाइल्ड को चला गया, जो उस समय उस कंपनी के इन्वेस्टर थे। लोगों ने सोचा कि ये कॉर्पोरेट असैसिनेशन हो सकती है और इस थ्योरी की रियल पॉसिबिलिटी एक्सट्रीमली लो निकली
बाद में कुछ इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स ने ये वेरीफाई किया कि उन पैसेंजर्स के नाम डायरेक्टली उस पेटेंट एप्लीकेशन से लिंक नहीं थे। और 2014 के टेक्निकल एरा में किसी भी कमर्शियल फ्लाइट को इस तरीके से हवा में हैक करना लगभग नामुमकिन था। MS-370 के गायब होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड सोर्स सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। डिजिटल ग्लोब नाम की कंपनी ने अपना सैटेलाइट पोर्टल टॉम नॉट पब्लिक कर दिया। पूरी दुनिया से लगभग 80 लाख लोग अपने कंप्यूटर पर बैठकर उन सैटेलाइट इमेजेस से पूरा समुद्र स्कैन करने लगे। और इसी दौरान इंटरनेट पर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और किसी ने कहा कि एक लेडी ने वो प्लेन को उन सैटेलाइट इमेजेस पर ढूंढ निकाला है। उन्हें समुद्र के बीच में एक प्लेन शेप्ड एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिखा था। पूरी दुनिया को लगा कि अब केस सॉल्व हो गया। लेकिन काफी जांच के बाद जब नेवल शिप्स ने उन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स को वेरीफाई किया तो वहां पर मलबा नहीं मिला। सैटेलाइट जब ओपन ओशियन की फोटोज लेते हैं तो उन्हें एक ओशियनिक व्हाइट कैप यानी समुद्र की लहरों से बनी हुई सफेद झाग दिखती है और सैटेलाइट की लो रेजोल्यूशन इमेजेस में वो बिल्कुल एक प्लेन के टुकड़े जैसे लगते हैं। इट वॉज जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। अब बढ़ते हैं इस केस की सबसे वाइल्ड और सबसे थ्रिलिंग जियोपॉलिटिकल थ्योरी पर, द रशियन हाईजैक थ्योरी। इस थ्योरी को सामने लाए थे मशहूर एविएशन जर्नलिस्ट जेफ वाइस, जो CNN पर इस केस के लीड एनालिस्ट भी थे। और इसका कनेक्शन उन्होंने जोड़ा ठीक 4 महीने बाद हुए एक और बड़े प्लेन हादसे से। जेफ वाइस ने ये स्पेकुलेट किया कि प्लेन में बैठे 2 रशियन पैसेंजर्स ने प्लेन को हाईजैक किया था। उन्होंने कैबिन फ्लोर के नीचे बनी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल बे से इनमरसाट सैटेलाइट यूनिट को हैक किया और सिस्टम्स को फेक सिग्नल भेजकर स्पूफ किया। उन्होंने सैटेलाइट को ये यकीन दिलाया कि प्लेन साउथ की तरफ जा रहा है, जबकि उन्होंने प्लेन को नॉर्थ की तरफ कजाकिस्तान में लैंड करवाया। जेफ वाइस का मानना है कि 2014 की शुरुआत में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन की जरूरत थी। और ऑनलाइन फोरम्स पे सबसे बड़ा दावा ये किया गया कि 4 महीने बाद 17 जुलाई 2014 को यूक्रेन बॉर्डर्स पर जो मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 रशियन मिसाइल से गिराई गई थी, वो कोई अलग प्लेन नहीं था, वो ही सीक्रेटली चोरी हुआ प्लेन था MS-370 जो कजाकिस्तान पर लैंड करवाया गया था और सीक्रेटली रशिया ने उसे स्वैप कर क्रैश करवा दिया था ताकि असली प्लेन का सबूत मिटा दिया जाए। सेम साल सेम एयरलाइन और दोनों बोइंग 777 प्लेन्स। इसने लोगों के दिमाग में शक पैदा किया। सुनने में पूरा प्लॉट ये किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिकल फ्लॉ पॉइंट आउट किया। MH370 एशिया में थी, जबकि MH17 यूरोप के एम्स्टर्डम से उड़ी थी। एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे सिक्योर एयरपोर्ट्स में से एक है। वहां हर एक पैसेंजर का बायोमेट्रिक चेक और लाइव बोर्डिंग होती। अगर वहां एक फेक प्लेन खड़ा होता या लोग बदले जाते तो यूरोप की गवर्नमेंट को 1 सेकंड में पता चल जाता। इसके अलावा इंटरनेट पर लोगों ने यह दावा किया कि MH17 के कॉकपिट के पास एक एक्स्ट्रा विंडो थी जो क्रैश्ड प्लेन में मिसिंग थी। लेकिन ये सब मिथ साबित हुए जब इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाली। हर कमर्शियल प्लेन के इंजन और पार्ट्स पर सीरियल नंबर एनग्रेव्ड होते हैं। यूक्रेन से मिले सारे पार्ट्स के सीरियल नंबर्स 100% MH17 से मैच होते थे, ना कि MH370 से। दिस थ्योरी वाज कंप्लीटली डिबंक्ड बाय फिजिकल साइंस। तो फिर आखिर सच क्या है? एक ही साल में एक ही एयरलाइन के 2 सबसे बड़े प्लेन का 4 महीने में इस तरीके से खत्म हो जाना पूरी दुनिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रैजिक इवेंट था। कुछ लोग इसे मलेशियन एयरलाइंस का बैड लक कहते हैं और कुछ लोग इसे ट्रैजिक कोइंसिडेंस। हाल ही के सर्च ऑपरेशंस में न्यू एडवांस रेडियो टेक्नोलॉजी के जरिए क्रैश जोन को और नैरो डाउन करने की कोशिश की गई है, लेकिन समुद्र का वो हिस्सा जिसे 7th आर्क कहा जाता है आज भी इतना बड़ा और खौफनाक है कि उसमें MH370 का सीक्रेट दफन है। हर एक फॉरेंसिक रिपोर्ट और सैटेलाइट पिंग घूम फिरकर एक ही इशारा करते हैं कि कॉकपिट में कोई एक शख्स पूरी तरीके से कंट्रोल में था। आपको क्या लगता है, क्या MH370 के साथ कोई बहुत बड़ी ग्लोबल साजिश हुई थी या एक अनएक्सप्लेनेबल ह्यूमन या टेक्निकल फेलियर था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन नेक्स्ट मिस्ट्री। जय हिंद।